मित्रों नमस्कार। रीट एग्ज़ाम सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज मैं पुनः आपके लिए रीट एग्ज़ाम 2017 का सॉल्व पेपर लेकर आया हूं। इसमें संस्कृत भाषा के 30 प्रश्न हैं। लेवल 1 पार्ट 1 का पेपर है। यह वीडियो जो है 11वें नंबर की है। इसके पहले मैंने 10 वीडियो अपलोड कर दी हैं जो कि रीट एग्ज़ाम सॉल्व पेपर से संबंधित ही हैं। तो दोस्तों आप रीट एग्ज़ाम प्लेलिस्ट में जा कर के या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है सभी वीडियो की, आप उस लिंक पर जा कर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल पीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी सभी वीडियोस पहुंच सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए दोस्तों देखते हैं हम संस्कृत भाषा के 30 प्रश्नों को। दोस्तों यहाँ पर 15 प्रश्न गद्य पद्य से और 15 प्रश्न शिक्षा शास्त्र से, या फिर 15 प्रश्न जो गद्य पद्य से आते हैं वो सामान्य व्याकरण से भी हो सकते हैं और 15 प्रश्न होंगे शिक्षा शास्त्र से। देखते हैं प्रश्नों को। भाषा 1 संस्कृतम, अत्र 63 प्रश्नाः सन्ति। यहाँ पर 30 प्रश्न दिए हुए हैं। सर्वे प्रश्नाः समाधेया, सभी प्रश्न हल करना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर अनुवाद है, संस्कृत व्याकरण से है। छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं। इत्यस्य संस्कृतेन अनुवादम कुरुते, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। छात्रः अध्यापकं पठति, छात्रः अध्यापकेन पठति, छात्रः अध्यापकात् पठति, या फिर छात्रः अध्यापकस्य पठति। तो दोस्तों उपाध्यायात् अधीते, यह उदाहरण आपने सुना होगा। तो उपाध्यायात पंचमी विभक्ति उसमें लगी थी, तो उपाध्यायात अधीते, वैसे ही छात्र अध्यापकात् पठन्ति, यह राइट आंसर होगा। कारक प्रकरण के अनुसार यह राइट आंसर है और छात्रः अध्यापकात् पठन्ति यह सही है। अगला प्रश्न, माता भोजनं पचति, अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनं कुरुत। इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है। माता भोजनं पचति, तो वाच्य परिवर्तन का नियम आपको दोस्तों पता होगा। 121 का होता है उल्टा 311। एक ऐसे 121 का 311, मतलब जो कर्तृवाच्य है इसमें प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता में, और फिर द्वितीय विभक्ति होती है कर्म में, और फिर इसके बाद क्रिया जो होती है वह कर्ता के अनुसार चलती है। तो कर्ता यदि प्रथमा का होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष आदि की लगेगी। तो इस प्रकार आगे जो है दोस्तों इसका बदलेंगे जब हम, तो कर्मवाच्य में यह बदलेगा, कर्ता हो जाएगा तृतीया में। तो कर्ता हो जाएगा तृतीया में, और फिर जो कर्म था वह प्रधान हो जाएगा। तो जो प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, तो इसमें कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और कर्म के अनुसार ही क्रिया चलेगी यह पीछे वाली। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं माता को बदलेंगे हम तृतीया विभक्ति में। तो माता का तृतीया विभक्ति क्या बनता है? माता या मात्रेण, मातु या फिर मात्रा। तो दोस्तों यह मात्रा सही है। अब यहाँ पर मात्रा तीनों में भी नहीं लिखा, तो ये तीनों सही है। भोजनम का हो जाएगा भोजनम, प्रथमा विभक्ति भोजनम जो नपुंसकलिंग में चलता है एक ही बनेगा। और पच धातु है यहाँ पर पचति में, तो पच धातु के साथ जो कर्मवाच्य की क्रिया होती है उसमें यते जोड़ा जाता है धातुओं के साथ। जैसे पठ धातु से पठ्यते, लिख धातु से लिख्यते, गम धातु से गम्यते, ऐसे पच धातु से बनेगा पच्यते। तो मात्रा भोजनम पच्यते यह राइट आंसर है। दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य परिवर्तन की, तो दोस्तों आप उसको ज़रूर देखें। हम डिस्क्रिप्शन में एक इधर लिंक दे रहे हैं, या फिर आप बाद में प्लेलिस्ट में जा कर के संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, बकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। बकार का उच्चारण स्थान क्या है? तो वकारस्य दंतोष्ठम, यह आपने सूत्र उच्चारण स्थान का पढ़ा होगा। दोस्तों उच्चारण स्थान के सूत्र रीट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इस को जरूर तैयार कर लें, और सभी में पूछे जा सकते हैं। एमपी वर्ग 3 में भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछे जा सकते हैं, और सभी एग्ज़ाम में यह उच्चारण स्थान जरूर एक ना एक प्रश्न आता है। तो आप जो 11 सूत्र हैं उच्चारण स्थानों के उनको आप याद कर लें। अगला प्रश्न, मूर्धा स्थानीय वर्णः वर्तते। मूर्धा स्थानीय वर्ण कौन सा है? तो मूर्धा स्थानीय रि वर्णः, पवर्णः, अवर्णः या सवर्णः। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा एक सूत्र है, तो री वर्ण जो होता है यह मूर्धा स्थानीय वर्ण कहलाता है। तो यह इसका राइट आंसर है ए, मूर्धा स्थानीय वर्ण है रि वर्ण। अगला प्रश्न, वाक्यमिदं संशोधयत। इस वाक्य को हमें संशोधन करना है। नृपः खलाय सतम दंडयति। राजा
खल के लिए मतलब दुष्टों के लिए 100 रुपये का दंड देता है। नृपः खलात् शतं दंडयति, नृपः खलौ शतं शतेन दंडयति, नृपः खलम शतं दंडयति या नृपेण खलम शतं दंडयति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आप समझ गए होंगे कि जो दंड धातु है यह किस धातुओं के अंतर्गत आती है, द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत। कथितम च सूत्र के द्वारा द्विकर्मक धातुएं होती हैं दुहे याच पच दंड रुद्र प्रच्छि ची ब्रू सासी जी मथ मुस। ये सब जो धातुएं हैं यह द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं। तो जो दंड धातु है वह आती है द्विकर्मक धातु में। एक इसमें होता है मुख्य कर्म, तो मुख्य कर्म है शतम 100 रुपये का। और खलाए खल के लिए तो यह हो गया गौण कर्म, इसमें भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, नृपः खलम शतम दंडयति। बस खलाए को हमें चेंज करना है, खलम हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति इसमें लग जाएगी। अगला प्रश्न शिक्षा शास्त्र से है। संस्कृत भाषा शिक्षणानाम विकासः भवति। संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास होता है, किससे होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कौशलई, नाटकई, पठनई या फिर दर्शनई। तो इसका राइट आंसर है कौशलई, कौशलों के द्वारा, कौशलों के द्वारा, जिसमें श्रवण, भाषण, पठन और लेखन यह 4 कौशल क्रम से रहते हैं। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। बालकेषु कल्पना शक्ति विकास भवति। बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है कक्षा नायक विधिना, कथा कथन विधिना, भाषण विधिना या फिर वाद विवाद विधिना। तो बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, वह होता है कथा कथन विधिना। कल्पना शक्ति का विकास, अपनी सोचने की शक्ति का विकास, चिंतन शक्ति का विकास कैसे होता है दोस्तों? तो कथा कथन मतलब एक ने अपना वाक्य, अपना बात हो रही है 2 व्यक्तियों में, तो एक ने अपनी बात रखी, दूसरे ने भी अपनी बात को कुछ उसके तर्क में या फिर तर्क वितर्क करके कुछ अपनी बात रखी। तो इस प्रकार कथा कथन जब होगा, एक दूसरे में वार्तालाप होगा, तो कल्पना शक्ति का विकास होगा। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि कः उच्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि कः उच्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि किसे कहते हैं? सूत्र विधि को, व्याकरण विधि को, भंडारकर विधि को या फिर पारायण विधि को। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है भंडारकर विधि। अनुवाद विधि के नाम से प्रसिद्ध भंडारकर विधि। यह भंडारकर एक व्यक्ति का नाम है, उनके द्वारा जो विधि बनाई गई वह है अनुवाद विधि, और भंडारकर विधि नाम से यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राणाम कृते का सिद्धांत समुपयुक्ता। कुशाग्र, सामान्य और मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सा सिद्धांत समुपयुक्त है? वैयक्तिक भिन्नतायाः सिद्धांत, अनुपात क्रमयोश्च सिद्धांत, समवाय सिद्धांत या फिर मौखिक कार्यस्य सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है आप समझ गए होंगे, यह सिद्धांत इनके लिए समुपयुक्त है। वैयक्तिक भिन्नतायाः सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नतायाः सिद्धांत, यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथम मौखिक कार्यम, संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथमं मौखिक कार्यम ततः लिखित कार्यम च भवेत् इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांतः कः। संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम मौखिक कार्य और उसके बाद लिखित कार्य होना चाहिए। इसके लिए संस्कृत भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? रुचि सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, अनुपात क्रमस्य च सिद्धांत या फिर सक्रियतायाः सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है अनुपात क्रमस्य च सिद्धांत, अनुपात क्रम का सिद्धांत। अनुपात क्रम का सिद्धांत मतलब पहले मौखिक कार्य हो फिर लिखित कार्य हो, यह संस्कृत भाषा का शिक्षण सिद्धांत है, वह है अनुपात का क्रम सिद्धांत, अनुपात क्रम का सिद्धांत। अगला प्रश्न पूर्व ज्ञानात् परम नवीनम ज्ञानम प्रदेयम इत्यत्र शिक्षण सिद्धांतस्य किम सूत्रम। पूर्व ज्ञानात् परम मतलब पूर्व ज्ञान से पहले, नवीन ज्ञानम प्रदेयम, पूर्व ज्ञान से परम मतलब बाद में, नवीन ज्ञानम प्रदेयम नवीन ज्ञान देने के लिए, नया ज्ञान देने के लिए, नई बात बताने के लिए, इत्यत्र शिक्षण सिद्धांत किम सूत्रम, इस शिक्षण सिद्धांत के लिए कौन सा सूत्र है? सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति या फिर कठिनात् सरलम प्रति।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह आप समझ गए होंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञाताद अज्ञातम प्रति। मतलब जो पहले जो जानते हैं उसको बताएं, फिर जो नहीं जानते हैं उसको बताएं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, यह इसके लिए उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। अगला प्रश्न, गुरुमुखम इति साधनम विद्यते। गुरुमुख यह साधन है, किसका साधन है, कौन से कौशल का साधन है, किस कौशल का साधन है? भाषण कौशलस्य, श्रवण कौशलस्य, लेखन कौशलस्य या पठन कौशलस्य। तो गुरुमुख से कोई आवाज़ आ रही तो हम उसको क्या करेंगे, सुनेंगे। तो श्रवण कौशलस्य साधनम अस्ति, श्रवण कौशल का साधन यह है, श्रवण कौशल का साधन है गुरुमुखम। अगला प्रश्न, संस्कृताध्यापनस्य श्रव्य दृश्य साधनम विद्यते। संस्कृत अध्यापन के लिए दृश्य और श्रव्य साधन है प्रतिकृति, श्यामपट्टा, दूरदर्शनम या फिर ध्वनि अभिलेखा। तो दोस्तों प्रतिकृति को आप क्या करेंगे, देख पाएंगे, श्यामपट्ट को भी देख पाते हैं, ध्वनि अभिलेख को सिर्फ सुन पाएंगे और दूरदर्शन को देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे। तो दृश्य श्रव्य साधन है दूरदर्शनम, यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण समये नगरस्य भौगोलिकीं स्थितिम अवगंतुम कस्य अधिगम साधनस्य प्रयोगः कर्तुम शक्यते। तो संस्कृत भाषा शिक्षण के समय में नगर की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए, समझने के लिए किस अधिगम साधन का प्रयोग हम कर सकते हैं? मानचित्रस्य, रेखाचित्रस्य, पत्रकस्य या फिर श्यामपट्टस्य। तो मानचित्र के द्वारा अच्छे से हम भौगोलिक स्थिति समझ सकते हैं किसी भी नगर की। तो इसका राइट आंसर है मानचित्रस्य। अगला प्रश्न, पाठ्यपुस्तकस्य स्थाने शिक्षणे महत्वपूर्णं विद्यते। पाठ्यपुस्तकस्य स्थानं शिक्षणे महत्वपूर्णं विद्यते। पाठ्यपुस्तक के स्थान पर शिक्षण महत्वपूर्ण है। बालकानां ज्ञानस्य सीमायाः विस्ताराय, व्यवहारिक ज्ञानस्य संपादनाय, छात्रेषु स्वाध्यायं प्रति रुच्युत्पादनाय या उपयुक्तानां सर्वेषां उद्देश्यं संपादनाय। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सभी, डी वाला यह राइट आंसर है। उपयुक्तानां सर्वेषां उद्देश्यानां संपादनाय, सभी उद्देश्य को संपादन करने के लिए पाठ्यपुस्तक का स्थान शिक्षण में महत्वपूर्ण है। पाठ्यपुस्तक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षण कार्य में। बालकों के ज्ञान की सीमा के विस्तार के लिए, व्यवहारिक ज्ञान को संपादित करने के लिए और छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षण विधीनां समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतीकरणे च सहायकं भवति। शिक्षण विधियों का समीकरण, शिक्षा विधियों के समीकरण में शिक्षा स्तर का उन्नतीकरण में सहायक है। तो दोस्तों शिक्षा विधियों के समीकरण में और शिक्षा स्तर के उन्नतीकरण में जो सहायक होता है वह है पाठ्यपुस्तकम, मूल्यांकनम, गृहकार्यम या फिर अध्यापनम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है मूल्यांकनम। शिक्षण विधियों के समीकरण में और शिक्षा स्तर के उन्नतीकरण में मूल्यांकन सहायक होता है। जब तक मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हमें शिक्षा के स्तर का और शिक्षण विधियों के समीकरण का पता नहीं चलेगा। अगला प्रश्न, छात्राणां गृह कार्यस्य मूल्यांकनम भवितुम शक्नोति। छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन हो सकता है बाह्य मूल्यांकनेन, साक्षात्कारेण या फिर आंतरिक मूल्यांकनेन या फिर संभाषणेन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आंतरिक मूल्यांकनेन। आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा हम गृह कार्य का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, शलाका परीक्षा भवति। शलाका परीक्षा होती है मौखिकांतर्गता, लिखितांतर्गता, उभयांतर्गता, प्रश्नांतर्गता। तो दोस्तों आपको पता होगी शलाका परीक्षा जो होती है मौखिक होती है। हम इसमें याद करके जाते हैं और किताब में, पुस्तक में हम शलाका को रखते हैं और जहाँ जिस पेज पर खुल जाता है वहीं से सुनाना पड़ता है। पुस्तक में जो कुछ लिखा हुआ है वह होती है शलाका परीक्षा। तो शलाका परीक्षा मौखिक के अंतर्गत होती है। छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासाम परीक्षाणाम च मूल्यांकनम भवेत्। छात्रों के दैनिक कार्यों का और सभी परीक्षाओं का मूल्यांकन होना चाहिए। किससे होना चाहिए? आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा, बाह्य मूल्यांकन के द्वारा या फिर सतत मूल्यांकन के द्वारा या फिर परीक्षा के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
वह है सतत मूल्यांकन के द्वारा, निरंतर मूल्यांकन के द्वारा, सतत मूल्यांकन के द्वारा यह दैनिक कार्यों का और सभी परीक्षाओं का मूल्यांकन होना चाहिए। अगला प्रश्न, संस्कृते मौखिक परीक्षया कस्य कौशलस्य मूल्यांकनं कर्तुं न शक्यते। संस्कृत में मौखिक परीक्षा के द्वारा किसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं? तो किस कौशल का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं? मौखिक परीक्षा के द्वारा कौन सी कौशल का मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं? श्रवण कौशल का, पठन कौशल, भाषण कौशल या फिर लेखन कौशल। तो मौखिक परीक्षा के द्वारा किसका कौशल नहीं पता चलेगा? श्रवण का तो चल जाएगा, भाषण का भी चल जाएगा, पठन का भी चल जाएगा, लेकिन लेखन कौशल का मूल्यांकन नहीं पता चलेगा, क्योंकि मौखिक परीक्षा उसमें लिखने का कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, इसलिए लेखन कौशल का मूल्यांकन का पता नहीं चलेगा। अगला यहाँ पर एक गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ते हैं। अस्माकं तु निश्चितं मतम, हमारा तो निश्चित मत है, यत् कि संस्कृत भाषैव विश्व भाषा पदम अर्हति, संस्कृत भाषा ही विश्व भाषा के पद को ले सकती है। जगति या अपि संस्कृत, प्राकृत, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिशाद्याः भाषाः तत्र तत्र देशेषु प्रचलिताः दृश्यन्ते, तासु संस्कृत भाषैव सौष्ठवे सारल्ये माधुर्ये च श्रेष्ठा। जगति, जगत में भी संस्कृत, प्राकृत, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश आदि भाषाएं जहाँ जहाँ जिस देश में प्रचलित दिखाई देती हैं, तासु उन सभी में संस्कृत भाषा का सौष्ठव मतलब अच्छा, सुष्ठुपना, संस्कारित, शुद्ध और सारल्य मतलब सरलता और माधुर्यता श्रेष्ठ है। संस्कृत भाषा की ही सरलता, माधुर्यता और शुद्धता श्रेष्ठ है। कस्यामपि किसी में भी अन्यस्याम भाषायाम, किसी अन्य भाषा में न तादृक् सर्वांगपूर्ण व्याकरणम, किसी भी अन्य भाषा की इतनी सर्वांगपूर्ण भाषा व्याकरण नहीं है, यादृक् जितनी संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में है। न च तादृशी वैज्ञानिकी लिपि, और ना ही उतनी वैज्ञानिक लिपि है, यादृशी संस्कृत भाषा में, जितनी वैज्ञानिक लिपि संस्कृत भाषा में है। ना संस्कृत भाषा के अतिरिक्त कोई ऐसी भाषा है जिसकी संपूर्ण व्याकरण हो, सर्वांगपूर्ण व्याकरण हो, और ना ही वैज्ञानिक लिपि ऐसी है जो संस्कृत भाषा से बढ़कर हो। तो यह एक गद्य था। अब इसमें से हम प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर इसी गद्य में से है, अस्माकम इत्यत्र का विभक्ति। अस्माकम, यहाँ पर जो अस्माकम शब्द आया इसमें कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों अस्मद शब्द की यह रूप में आता है, और अस्माकम यह जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। अस्माकम, मम आवयो अस्माकम, मम आवयो अस्माकम, इस प्रकार षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप यह है अस्माकम। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषैव इत्यत्र संधि विच्छेदः करणीयः। संस्कृत भाषैव, यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, तो संस्कृत भाषा एव मतलब संस्कृत भाषा ही, इस प्रकार अर्थ है। तो संस्कृत भाषा एव नहीं, ए सी सही इसका राइट आंसर। संस्कृत भाषा एव मतलब ही, संस्कृत भाषा ही, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है दोस्तों। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषायाम वैज्ञानिकी लिपि विद्यते। संस्कृत भाषा में वैज्ञानिकी लिपि है। अत्र वाक्य विशेषण पदम लिखत, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? संस्कृत भाषायाम विद्यते लिपि या फिर वैज्ञानिकी। तो दोस्तों यहाँ पर जो विशेषण संस्कृत भाषा में वैज्ञानिकी लिपि विद्यते, यहाँ पर लिपि जो है, लिपि एक सामान्य हो गई। इसकी विशेषता, लिपि की विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द? वैज्ञानिकी शब्द। लिपि कैसी है? वैज्ञानिकी लिपि है, तो विशेषण हो गया वैज्ञानिकी। वैज्ञानिकी मतलब विज्ञान के अनुसार शुद्ध है, परिष्कृत है, तो वैज्ञानिकी यह विशेषण शब्द है, वैज्ञानिकी। डी राइट आंसर है इसका। व्याकरणम इत्यत्र कः प्रत्यय। व्याकरणम यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर क्री धातु से दोस्तों ल्युट प्रत्यय हुआ है। ल्युट प्रत्यय को यू को अन हो गया है, इसलिए व्याकरणम बना हुआ है, तो ल्युट प्रत्यय इसमें है।
बी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय करके व्याकरण शब्द बना है। विश्वभाषा इत्यत्र समास विग्रह वर्तते। विश्वभाषा, इसका समास विग्रह क्या है? विश्व भाषा, विश्वस्य भाषा, विश्वास भाषा या विश्व भाषा? तो विश्वस्य भाषा, विश्व की भाषा इति विश्व भाषा, यह षष्ठी तत्पुरुष समास इसका है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर अब श्लोक है, श्लोक को पढ़ते हैं। भवन्ति नम्रास्तर्वा फलोद्गमयी नमाम्बुभिर्दूर विलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। दोस्तों यहाँ पर जो श्लोक है, अब श्लोक में ऐसे प्रश्न आएंगे और हमें प्रश्नों के उत्तरों को देना है। भवन्ति, भवन्ति मतलब हो जाते हैं, नम्राह नम्र, तरवाह तरु मतलब वृक्ष, फलोद्गमयी फल के उत्पन्न होने पर, जब फल उत्पन्न हो जाते हैं तो जो वृक्ष होते हैं वह नम्र हो जाते हैं। ऐसे ही नए जल के आने पर जो घना मतलब बादल हैं वह भी नीचे आ जाते हैं। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि, सत्पुरुषा मतलब अच्छे पुरुष, समृद्धि के कारण अनुद्धता मतलब उद्धत नहीं होते हैं, गर्वित नहीं होते, घमंडी नहीं होते हैं। स्वभाव एवैष परोपकारिणाम, परोपकारियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। तो सत्पुरुषा इत्यत्र कः समासः, सत्पुरुषा यहाँ पर कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या अव्ययीभाव? तो सत्पुरुषः, सुष्ठु पुरुषः इति सत्पुरुषः, या फिर सज्जनः पुरुषः इति सत्पुरुषः, ऐसा करके कर्मधारय समास यहाँ पर है। पुरुष कैसा है? सत है, सज्जन है, तो इस प्रकार विशेषण विशेषता होने के कारण कर्मधारय समास है। एवैष इत्यत्र कः संधि, एवैष में संधि क्या है? स्वभाव एवैष परोपकारिणाम, तो एवैष जो है इसकी संधि विच्छेद है एव प्लस एस, तो वृद्धि संधि यहाँ पर है, एव प्लस एस ऐसा करके वृद्धि संधि है। आ और ए में वृद्धि संधि होकर के आई हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है बी, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न, अस्मिन् श्लोके किम छंदः प्रयुक्तम, इस श्लोक में कौन सा छंद प्रयुक्त है? तो इस श्लोक में जो छंद है वह है वंशस्थ छंद। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, तो वंशस्थ छंद यहाँ पर है। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमयी इत्यत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ पर विशेष्य पद क्या है? मतलब विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए वो कहलाता है विशेष्य पद, और जिससे विशेषता बताई जाए वो कहलाता है विशेषण पद। तो यहाँ पर जो किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो तरु की विशेषता बताई जा रही, तरवः, तरु की, तरु कैसे है? नम्र, नम्र है, तो तरवः यह विशेष्य पद है, डी, इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। अनुद्धता इत्यत्र कः प्रत्यय, अनुद्धता में कौन सा प्रत्यय है? तो अन प्लस उत उपसर्ग पूर्वक धी धातु से यहाँ पर जो प्रत्यय है वह है ता प्रत्यय। धा धातु से होगा तो ता प्रत्यय होगा। धातु इसमें होगी अन प्लस उद प्लस हन धातु है दोस्तों, हन धातु, तो अनुद्धता हन धातु से ता प्रत्यय करके हतः उद्धतः, इस प्रकार उ उत और हा मिलने पर धा हो गया है, वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार 30 प्रश्न हुए। इस प्रकार दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।